हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिक्स है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमने लिखा अगर राम हैज़ 5 पेन्स। ठीक है, देखो सिंपल बात है, मैट्रिक्स जो है ना कोई नई बात नहीं है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है इसका। ठीक है, तो मैंने लिखा राम हैज़ 5 पेन्स, मतलब राम के पास 5 पेन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लीजिए कि ये ऐसे लिख दूं और इसको ऐसे लिख दूं, तो ये मैट्रिक्स बन गई। और इसका ऑर्डर पेयर रहेगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा इसका वो रहेगा 1 into 1। मतलब इसमें क्या है ना कि जो भी रो और कॉलम है, मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिर्फ आपको सिखा देता हूँ कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे। ठीक है ना, मान लीजिए मेरा ही अभी अगर मैं बोलूँ कि एज ऑफ सीता 25 ईयर, तो अगर मैं 25 को इस तरह से लिख दूंगा, ये इस तरह से बॉक्स बना के, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर, ये सिंगल डिजिट था, एक सिंगल नंबर में समझाया। अब हम आपको थोड़ा और समझाते हैं डीपली। मैंने लिखा कि राम हैज़, राम के पास क्या है, मान लीजिए 7 पेन्स एंड 10 नोटबुक्स। ठीक है, और श्याम हैज 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक। इस तरह से हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते थे, ये भी पहले पढ़ते थे। इसको ऐसे लिखा तो हमने बता दिया ये मैट्रिक्स है। मान लो कोई एक मैट्रिक्स बता दिया इस तरह से, एक ये बता दी मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को ऐसे लिखना जानते थे, राम हैज़ इतने पेन्स इतनी नोटबुक्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरा थोड़ा सा और हम मॉडिफाई हुए, हमने क्या किया, इसको टेबल में बनाना सीखा। कैसे, जैसे इधर राम लिख लिया, एक तरफ यहाँ पेन लिख लिया, एक तरफ यहाँ नोटबुक लिख लिया। ठीक, और राम के पास कितना 7 पेन है, 10 ये। ऐसे ही श्याम के पास 5 एंड 12। तो इस तरह से हमने सीखा था फिर टेबल बनाना। ठीक, क्या सीखा हमने, इसको टेबल में लिखना सीखा। अगर अब हम क्या करें इसी चीज़ को अगर मैं क्या करूं, जैसे ये पेन, ये भी पेन, ये नोटबुक, ये नोटबुक, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 या 5 10 एंड 12 और इसको इस तरह के बॉक्स में बंद कर दें, तो ये भी हमारी एक मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आ गई। मतलब हम पहले डाटा को क्या करते थे, ऐसे लिखा करते थे, फिर हमने टेबल में लिखना ट्राई किया। मतलब ऐसे लिखो या फिर टेबल में लिखो। अगर इसी डाटा को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जैसे मैट्रिक्स से मान लो ए मैट्रिक्स थे, तो यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो भी नाम देंगे मैट्रिक्स का जो ये नाम होगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, ई, एफ, जो भी लिखना चाहो आप, ये लेटर हमेशा कैपिटल होगा। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी है। ठीक है, दूसरा, इस तरह से कोई भी नंबर हम अगर लिख देते हैं बॉक्स में, इस टाइप के बॉक्स में, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर, तो आपने ये सीखा कि कोई भी नंबर है, कोई भी डाटा है, हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स की किस तरह से लिखते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है अब ये समझते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को आप ऐसे समझ लीजिए, एन ऑर्डर। देखो कोई भी ऑर्डर है उसको हम क्या करेंगे, एन ऑर्डर। देखो पहले ये समझ लेना, जैसे कोई ऑर्डर है हमारे पास, अगर हम उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में
या रेक्टेंगुलर उसका अरेंजमेंट कर दें, किसका, नंबर या फंक्शन का। तो कैसे, एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरी, एरी शॉर्ट में लिखा जाता है, एरी मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को हम एरी से लिख देते हैं शॉर्ट में। तो एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरी या अरेंजमेंट लिख दो, इसका नंबर और फंक्शंस। बात समझ में आई? मतलब हम मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरी नंबर्स और फंक्शंस, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर और फंक्शन का जो भी हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, जो भी एरी करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो अब इसके बाद क्या होता है, ये तो आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ डाल देते हैं मैट्रिक्स, से मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो बात करते हैं कि जो नंबर है या जो फंक्शन हम उसे क्या बोलते हैं। तो नंबर और जो फंक्शन होता है, जो भी हम इसमें जो अरेंजमेंट करते हैं, जो नंबर होते हैं या फंक्शन होते हैं, हम उससे क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो बेटे जो नंबर्स और functions are called elements और, देखो, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जो भी उसमें जो नंबर है या फंक्शन है, देखो नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट, या तो उन्हें एलिमेंट बोलेंगे या उनको क्या बोलेंगे, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे उसको या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये यहाँ पर तो हमें मैट्रिक्स समझ में आ गई कि किसी ऐसा कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर और फंक्शन का, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल। और जो मैट्रिक्स अंदर जो नंबर या फंक्शन जो रखे जाते हैं, उनको हम या तो एलिमेंट बोलेंगे या उसको एंट्री बोलेंगे। इसके लिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मान लीजिए कैसे, मान लो एक ये मैट्रिक्स है, ये 2 5 7 3, ठीक। ये कोई मैट्रिक्स है। ये जो लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं एक्चुअली ये है, इनको या तो आप एलिमेंट बोलोगे, एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट, इसे भी एलिमेंट, मतलब इनको एलिमेंट रीड करेंगे या इनको एंट्रीज भी रीड कर सकते हैं, एंट्रीज भी रीड करते हैं, एलिमेंट भी बोला जाता है और एंट्रीज भी बोला जाता है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, A B C D E F G H I, ये बात समझ। तो देखो इस तरह से जो होते हैं, ये रो 1 होता है इसमें, ये वाली रो 2 हो जाएगी, ये रो 3, मतलब जो इस तरह से लेटी हुई होती हैं उसे हम रो कहते हैं। और ये इस तरह से, ये पूरा ये इस तरह से, ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये वाला कॉलम 2 हो जाएगा, इस तरह से ही कॉलम। तो आपकी समझ में आ गया कि जो इस तरह से लेटी हुई होती है, एकदम ऐसे लेटी, इसे हम रो बोलते हैं, और इस तरह से खड़े होते हैं एकदम, वो कॉलम होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इसको हम रो बोलेंगे। मान लो कोई छोटी सी एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ये, सॉरी इधर लिखते हैं, A = P Q R S, इस तरह से। देखो ये रो हो गई, इसमें रो 1 एंड रो 2,
ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो इस तरह से लेटे हुए हैं वो हमारे रो होते हैं और इस तरह से हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। जब हम मैट्रिक्स समझ गए, मैट्रिक्स में हम ये समझ गए कि इसमें जो अंदर जो लिखा होता है ये सब हमारा एलिमेंट और एंट्रीज होते हैं। फिर हमने उसके बाद समझा कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर समझ लो ये इस तरह से ये रो होते हैं, ये रो 1 एंड रो 2 रो 3, जितने भी रो हो सकते हैं। कॉलम इस तरह से काउंट करते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह से हम कॉलम को काउंट करते हैं, ठीक है। ये लाइन नहीं कर रही है तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में कुछ रो दी गई होगी, कॉलम भी होगा, ठीक है। मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसके पास रो और कॉलम दोनों होंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह से A B C D। तो हमने आपको बताया था कि कितनी रो है इसमें, रो 1 रो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो ये इसकी जो मैट्रिक्स हो गई, जो मैट्रिक्स हो गई, इसमें हमने ये समझ लिया अगर रो ये कॉलम ये वाले हो गए। तो एक्चुअली इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारा क्या होगा कि m इंटू एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी m यहाँ पर क्या है, जो आगे लिखा जाता है इसको रो बोला जाता है और इसको कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कॉलम, ठीक है। बात ये है कि मान लो ये मैट्रिक्स हमारी ये है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये B C D E F कुछ भी है, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ये होगा m इंटू n। मैंने आपको बता दिया कि जो आगे m लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 5 7 8 9, तो आपने क्या देखा, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, रो कितनी है देखो, रो आगे लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाता है 2 रो इंटू कॉलम 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर पेज बनेगा, जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बेटे वो होगा 2 इंटू 3। लेकिन ऐसा मत करना 2 इंटू 3 आंसर विल बी 6, नो, टोटली रॉन्ग। एक्चुअली इसका मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, बस लिखा हमने कि ये 2 जो है इसमें इस मैट्रिक्स में रो है एंड 3 कॉलम, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ हमने बताया कि m जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ कॉलम को करता है। तो समझ गए, आगे जो नंबर लिखा होता है वो रो होता है, पीछे लिखा होता है वो कॉलम होता है। चलिए अब देखो हम थोड़ा सा और समझाते हैं इसमें। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी मतलब एक जनरल फॉर्म होती है, मतलब जो एलिमेंट है उनका एड्रेस होता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट समझ लीजिए उसकी, या मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म को, कि जो उनके एड्रेस जो एलिमेंट लिखे होते हैं, जो एंट्रीज लिखी होती हैं, उसको हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए ये जो 1 प्लेस है, यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, ऐसे डॉट डॉट ये आगे चलता रहेगा, A21 A22 A23 ये भी डॉट डॉट आगे चलेगा, A31 A32 A33 डॉट डॉट चलता रहेगा। और ये मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो m इंटू n है। वो पहले समझा चुका हूँ मैं थोड़ा सा आपको कि m यहाँ पर m जो रो को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को। तो बात ये है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखा होगा, मान लेते हैं मैं इसको किसी नंबर के साथ एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ 2 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, यहाँ 8 9 2। तो कहने और भी नंबर लिख देते हैं, चलो
3 7 ऐसे। तो A11 इसमें क्या होगा, तो देखो A11 क्या होगा, यहाँ A11 लिखा है तो मतलब ये क्या है 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं जो हूँ वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, मेरा जो एड्रेस है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट एड्रेस, समझ रहे हो ना। अरे किसी के घर पे भी जाते हैं तो कोई ना कोई एड्रेस होता है तभी तो पहुँचते हैं हम, कहीं ना कहीं किसी भी जगह जाना होता है, मैं तो सेम यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये, तो मतलब इसकी वैल्यू ये होगी, मान लेते हैं, मैं बस ये थोड़ा कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट रो तो यही तो है, ये रो है आपकी रो 1 रो 2 एंड रो 3, फिर समझा देते हैं, ये आपका C1 कॉलम फर्स्ट, C2 कॉलम 3 कॉलम 2 एंड C3 कॉलम 3, इस तरह से चलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A12 मतलब A1 क्या है, रो 2 कॉलम है, देखो ना रो तो एक ही चल रही है ये, बट कॉलम पहला ये था, दूसरा कॉलम, तो ये इस तरह से। अब इसके प्लेस पे मैं चाहूँ इससे कंपेयर करूँ तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे ही ये हो जाएगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हम कहीं से कंपेयर किया करेंगे या लिखा करेंगे तो ये क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, उस मैट्रिक्स की जो भी मैट्रिक्स हम लिखेंगे उसकी जनरल फॉर्म होगी, जितना ऑर्डर ऑफ पेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें एड्रेस ऑफ टर्म्स मतलब टर्म्स हो गए उस एलिमेंट के, ठीक है ना। तो ये बात समझ में क्लियर आ गई होगी आपको। मान लो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये वाला होगा, देखो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये, तो यहाँ पे क्रॉस लग रहा है, यहाँ प्लस बन रहा है ना ये, तो मतलब ये इसके इक्वल 5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये सब इस तरह से, मतलब हम अगर पहचानना चाहेंगे तो इस तरह से उसकी वैल्यू को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका एड्रेस समझ लीजिए कि उस एलिमेंट का एंट्रीज का एड्रेस होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी इसकी। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स हैं कितने टाइप की होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह की होती है। तो नंबर फर्स्ट हमने लिखा कॉलम मैट्रिक्स। हम समझेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर से पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होता है, एक ही कॉलम होगा, रो कितनी भी वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसका कॉलम एक ही होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अगर ऑर्डर पेयर की बात करें तो आप समझ लो कॉलम के प्लेस पर 1 आएगा, बस रो के प्लेस पर कुछ भी नंबर आ सकता है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इट हैज ओनली वन कॉलम। इट हैज मतलब ऐसी कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके पास एक ही कॉलम होता है। कैसे, देखो विद एग्जांपल के समझाऊंगा। A B C एक ये मैट्रिक्स है, देखो कॉलम सिर्फ क्या है इसमें, रो 1 एंड रो 2 रो 3, बट कॉलम ओनली कॉलम 1, ये कॉलम 1, बट रो 1 रो 2 एंड रो 3। कॉलम क्या है, ये हमारे पास सिर्फ इसका कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर जो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या हुआ, 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 रो एंड 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स
जिसका ओनली वन कॉलम होता है, मतलब जिसके पास केवल उसमें एक ही कॉलम होता है, रो मैटर नहीं करती है, कितनी भी रो हो, लेकिन कॉलम अगर एक है तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? समझ गए ना? बिल्कुल, जो एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड जो है वो है हमारी रो मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा? सिंपल है कि इट हैज ओनली वन रो, इसके पास ओनली वन रो होगी, लेकिन इसमें कॉलम मैट्रिक्स जो कॉलम होंगे ना वो मैटर नहीं करेंगे, कितने भी हो सकते हैं। मान लो कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है, रो कितनी है इसमें? वन, तो ए बी सी डी ई आप कुछ भी लिखो, ये हमारी, देखो इसमें क्या है, ओनली रो वन है, कॉलम इधर भी एक है, इधर टू एंड कॉलम थ्री। लेकिन रो मैट्रिक्स सिर्फ ये कहती है कि मेरे अंदर जो रो होगी वो एक ही होगी, तो रो तो एक ही है, एक ही रो गई है बस, कॉलम तो मैटर नहीं करते यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 इंटू कुछ भी हो, लेकिन 1 के मतलब रो के प्लेस पर ओनली 1 होगा, या उस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो होगी, वो हमारा रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स होती है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलो, थर्ड पॉइंट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो बहुत सिंपल है भाई, ये तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। समझ में आ गया? लिख सकते हैं इट हैज़ नंबर ऑफ कॉलम एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो इसमें इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लो आप, ए बी सी डी, तो रो 1 एंड रो 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो इसका क्या हुआ? 2 इंटू 2। एक और लेके लिख लो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। जरा समझो, इसको समझो। देखो इसमें रो 1 है, रो 2, रो 3, देखो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो इसमें क्या 3 रो एंड 3 कॉलम। तो वही बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिए, अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें लिखने का कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस टाइम मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये भी पहले समझ लो। इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें क्या होता है, इसके जो भी नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ करके जो एलिमेंट होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। कैसे? देखो चलो ऐसे लिखते हैं, ए 0 0, 0 बी 0,
0 0 C। बात समझ में आई? ऑर्डर क्या हो गया इसका? 1 रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 × 3। अब इसको एक और बात समझ लो इसकी, जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में बस यही है कि उसके जो डायगोनल पर जो भी आएंगे, देखो ये डायगोनल पे है, देखो ये डायगोनल पर है, ये जीरो नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि इसके जो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 3 × 3, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ रहा है। कोई दूसरी मैट्रिक्स लिख लो, A0 0 B, 2/2 की लिख दी हमने। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 मतलब 2/2 है। और ये भी हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम वाले पे जीरो नहीं है, अदरवाइज सभी जीरो हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। इट्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख दो, इट्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्लियर? बात समझ में आ गई? डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते और सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। नंबर 5 है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा साफ सा लिख दो। चलिए नेक्स्ट है नंबर 5, और 5 नंबर जो आपकी मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत सिंपल है, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये भी भाई साहब, एंड ये क्या है, और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? ये देखो इसके क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल होते हैं वो इक्वल, जो डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। कैसे? बात समझना, बिल्कुल सिंपल है। 0 2 0 0 0 2। आपने क्या देखा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए 3/3 का ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका। और देखो सिर्फ एलिमेंट तो है डायगोनल पर, बट यहाँ सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, बस एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल पर। इसमें क्या है, स्केलर में क्या कर रहा है, आर इक्वल, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? फिर उन्होंने कहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक और मैट्रिक्स ले लो, A0 0 A। कोई और मैट्रिक्स ले ली, P मैट्रिक्स ले लो, 2 0 √2 लिख दो, एंड 0 √2। कुछ भी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब है जो डायगोनल होगा, डायगोनल पर एलिमेंट तो होगा लेकिन वो इक्वल होगा, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारी वो है आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्लियर? अब समझ लो, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहली बात समझ लो। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये क्या क्या होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है,
ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है। बात समझ में आ गई? अब समझना क्या, ये सभी है, ये सभी है, लेकिन इसमें फर्क क्या? देखो इसमें क्या था, स्क्वायर में सभी, स्क्वायर में क्या था, उसका ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल में क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल होता है एंड डायगोनल पे एलिमेंट थे, इसमें डायगोनल पे एलिमेंट थे वो इक्वल थे एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल इनके बराबर थी। इसमें भी वही है, बस इसमें अंतर क्या है कि इसके जो डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे सभी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होंगे, वो हमारे, लिखना चाहो लिख दो, इट्स diagonal elements are all 1, मतलब सभी 1 होंगे इसमें। कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब भाई साहब देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई तो डायगोनल पर एलिमेंट है, इक्वल है तो स्केलर भी होगी, और स्क्वायर इसलिए होगी कि इसका ऑर्डर पेयर भी, रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ठीक है, ऐसे भी ले लो 1 0 0 1, ये भी 2/2। तो आपकी बात ये क्लियर हो गई कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बस उसमें इतना अंतर है कि उसका जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं और तो सभी 0 होते हैं। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी चलते हैं इक्वल, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसके बाद एक लास्ट है 0 मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स में तो क्या होता है, इनके सभी एलिमेंट, सभी एंट्री 0 होती हैं, सभी एलिमेंट चाहे एंट्रीज बोलो 0 होती हैं। ये तो देखो रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इसका कोई मतलब ऐसा मीनिंग नहीं है, तो आप समझ लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 का हो गया, 0 0 0 0, ये 2/2 का हो गया। और अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 0 0 0 0 0, ये कितना हो गया 2 × 3, 1 and 2, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है, बट उसके सभी एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? समझ लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वलिटी समझना है हमको, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होगा, सॉरी मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स तो नहीं होगी, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कब होगी, वो कंडीशन हमें समझनी है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस होंगी वो इक्वल कब होंगी। देखो पहली कंडीशन तो आपको यह समझ लेनी है इसमें कि इसका जो दोनों मैट्रिक्स होंगी उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, या इक्वल कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, बात है कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा एलिमेंट ऑफ ए। देखो कोई भी मैट्रिक्स ए और बी, हम दो मैट्रिक्स लेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी एक मैट्रिक्स के एलिमेंट और उसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल हो जानी चाहिए, तो चलो ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखो ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। करस्पॉन्डिंग समझ रहे हो, और बी
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्या कंडीशन है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी, दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर और मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट इक्वल होंगे बी के। कैसे, जरा समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास x 5 2 3, ठीक है, कॉमा बी मैट्रिक्स है 3 1 y 0। देखो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगी। ये इक्वल कैसे हो जाएंगे, देखो x, ये जो x है x के इक्वल 3 हो जाएगा, 5 ये जो इसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल होगा, 3 0 के इक्वल होगा, मतलब y के इक्वल 2 होगा। बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी होंगी, x 5 2 3 इक्वल टू 3 1 y 0। बात समझ में आई। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। एक ए के एलिमेंट जो है ना वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के भी सभी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए कुल मिला के, ठीक है। देखो कोई एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स से लेके बात करते हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, बी मैट्रिक्स है 5 7 8 9। अब जब इन दोनों का क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इक्वल लिखेंगे 5 7 8 9। देखो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो क्या होगा, a इक्वल 5 मतलब a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 7, b के बराबर 7, c इक्वल 8 एंड d इक्वल 9, d इक्वल 9। बात समझ में आ गई। बस ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, मतलब दो इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी।